नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने अपने जो सब्जेक्ट एरिया है उनके क्वेश्चन से डील करेंगे। मैं यहाँ आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से डील करूँगा। मेरे पास टेस्ट सीरीज बी है, आपके पास टेस्ट सीरीज बी हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चंस को आप मैच करा लेंगे। अगर हम ओवरऑल एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे हिसाब से कुल छोटे बड़े क्वेश्चंस मिला के 55 क्वेश्चंस आए हैं। ये 55 क्वेश्चंस हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? 55 क्वेश्चंस की अगर हम बात कह रहे हैं तो इन 55 क्वेश्चंस को हम किस बिहाफ पर कह रहे हैं? ये 55 क्वेश्चंस कुछ करंट से भी रिलेटेड हैं। जो रिपोर्ट्स आती हैं, हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हैं, जैसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन सेंसस से आए हैं, कुछ क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो पॉल्यूशन की रिपोर्ट्स होती हैं, फ्रंटियर रिपोर्ट जो होती हैं, उससे क्वेश्चन आए हैं। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जो है सेकेंड मोस्ट नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड पूछा गया है, तो उसको में कई ऑप्शन आपको दिए गए थे, न्यू दिल्ली, मुरादाबाद एंड ऑल। फिर आपसे जब नीति आयोग की जो है रिपोर्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022 का, तो उसमें टॉप लेवल पर जो 3 स्टेट्स आ रही हैं वो जो है आपसे पूछी गई हैं। गुजरात वगैरह के ऑप्शंस रहे होंगे उसमें। फिर आपसे जैसे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें आपसे पूछा गया है कि जो है कहाँ पर जो है ग्रोथ परसेंटेज ज़्यादा रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपसे डॉल्फिन डे पूछा गया है, डॉल्फिन डे हो गया, ओजोन डे हो गया, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। इन्हें ना तो हम प्योरली कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस कहते हैं, ना तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम पेपर का ट्रेंड देखें ओवरऑल, 55 क्वेश्चंस का अगर हम ट्रेंड देखें ओवरऑल, तो हमें पता चलेगा कि कुछ रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे ओजोन डे हो गया, अभी हमने आपको बताया, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हो गया, डॉल्फिन डे आपसे पूछा गया है, तो ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे सीधे पूछा गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी गई है जो 1986 है ऑप्शन। उसके बाद आपसे इको मार्क की बात करी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे लॉन्च होता है। इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये बहुत रिपोर्ट बेस्ड या बहुत ही कंटेम्प्रेरी नहीं है। अगर आपने आसानी से सरलता से अपनी तैयारी करी है, इफ यू हैव रियली मतलब इफ यू हैव रियली गॉन थ्रू द process of preparation, so you will be it will be easy for you to mark the right option of the question. Getting the point? आगे अगर हम बात करें तो कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल बेस्ड है कि आप 2 दिन की तैयारी में, या कहिए वो 1 नाइट शो नहीं हो सकता कि आप कहते हैं ना कि बस अभी 2 महीने में पढ़ता हूँ और जो है तैयारी कंप्लीट कर लेता हूँ। That cannot be done। जैसे क्वेश्चन में आपसे एसर्शन पूछे गए एंड रीजनिंग पूछी गई है, उसमें आपसे आगरा एंड दार्जिलिंग के टेम्परेचर डिफरेंसेस की बात करी गई है, वो टेम्परेचर डिफरेंसेस के क्या रीजन है ये पूछे गए हैं आपसे। इसी तरीके से आप देखेंगे एक एसर्शन और जो रीजनिंग है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का है, भूमध्य सागरीय जलवायु का है। उसमें भी एसर्शन एंड रीजनिंग पूछी गई है जो 1 नाइट शो नहीं हो सकता, रातों रात आप उसे नहीं पढ़ सकते। मगर अगर आपने अच्छे से क्लास करी है, मैं हर क्लास में, आप मेरे नोट्स देखिएगा, उस नोट्स में मैंने हमेशा आगरा एंड दार्जिलिंग का डिफरेंस ही लिखाया है। इंडियन ज्योग्राफी में हो या फिर मैं एल्टीट्यूड का इम्पैक्ट हो, मैं हमेशा आगरा एंड दार्जिलिंग ही लिखाता हूँ।
कि आगरा एंड दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पर होते हुए भी, सेम लैटिट्यूड पर फिर भी उनमें टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है, इट इज ड्यू टू द एल्टीट्यूड इफेक्ट। और मैंने टेम्परेचर रेंजेस भी आपको लिखवाई है। इसी तरीके से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो वायुदाब पेटियों के विस्थापन का परिणाम है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट। और उसी में जो है मैंने कहा था कि समर ड्राई होते हैं, विंटर्स वेट होते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं, उसमें ट्रेड विंड्स कैसे ऑफ शोर हो जाती है समर में, और विंटर्स में कैसे ऑन शोर हो जाती है, अनुतटीय नपतटीय। तो किस तरीके से जो है ये जाड़ों में, विंटर यानी कि शीत ऋतु में जो है वर्षण कराता है। तो ये कंसेप्चुअल बेस, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से करी है तो आप इसको आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगनी है। अच्छा, एक ट्रेंड हमें और देखने को मिला, इस बार क्वेश्चन जो आए हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड आए हैं। डाइवर्सिफाइड यानी कि विविधता है क्वेश्चंस में, प्रश्नों में बहुत ही प्रकार की विविधता है। रिपोर्ट्स की विविधता है, आप देखेंगे रिपोर्ट से क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी मिसिंग है। बहुत ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी नहीं आई है। अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ दे कि विच इज करेक्टली मैच्ड, और उसमें केरल और रबड़ का जो ऑप्शन था, भाई असम में तो गेहूं नहीं उगता, हाँ है ना, मगर केरल में रबड़ जरूर उगता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको जो है केरल और रबड़ को छोड़ दे तो जो इंडियन ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चंस मिसिंग है। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के काफी क्वेश्चंस मिसिंग है। आप देखेंगे कि ये ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के क्वेश्चन मिसिंग है। तो आपका हमेशा की फोकस होता है जियोमॉर्फोलॉजी पे, भू आकृति विज्ञान पर। आपका की एरिया होता है इंडियन ज्योग्राफी, आपका की एरिया होता है ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, आपका की एरिया होता है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। तो क्लाइमेटोलॉजी से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी से काफी क्वेश्चंस मिसिंग है, जो आने की संभावना हर साल रहती है। तो क्वेश्चन कहां से आए? अब क्वेश्चन कहां से आए? तो क्वेश्चन में इन्होंने इस बार जोड़ा है सोशल ज्योग्राफी। ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, सामाजिक भूगोल की बात करी है इन्होंने एक नया क्वेश्चन जो ऐड किया है वो आप देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ऐड किया है। इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मर्ज करने की कोशिश की है, यानी कि आर्थिक भूगोल की बात करी है। तो जैसे जब मिनरल्स की बात हो रही है, आप देखेंगे जो है रुर कोरफील्ड आपसे पूछा गया है, रुर रीजन पूछा गया है यूरोप का, जो जर्मनी है, एग्जैक्टली वेस्ट जर्मनी है। आपसे जब पूछा गया है मिनरल ईयर बुक का क्वेश्चन, जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है रिपोर्ट जारी करती है, उसमें जब पूछा गया कि आयरन, टॉप मोस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये सब मिनरल बेस्ड क्वेश्चन है। उसी जगह जब आपसे पूछा गया है कि मालथूस की थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये जीएस स्पेसिफिक तो नहीं है, ये बहुत ही आप देखेंगे तो कोर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शन के बच्चे और सोशियोलॉजी ऑप्शन के बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत सरलता से जो है मार्क कर ले गए होंगे। इट इज रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसी तरीके से आपसे पूछा गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड में कौन सी एज फॉल करती है, कौन सी उम्र फॉल करती है, तो उसमें जो है 15 से 59 वर्ष का जो है सही ऑप्शन था, उसको भी कई बच्चे लगाने में कामयाब रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक भूगोल का जो प्रतिशत है और जो आर्थिक भूगोल का प्रतिशत है वो इस बार बढ़ गया है। डेफिनेटली इस प्रकार के सवालों ने कई छात्रों को परेशान किया होगा। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एनवायरनमेंट का मिला जुला मिश्रण है, और साथ में करंट अफेयर्स का मिला जुला मिश्रण है। इसी मिश्रण के साथ इस बार आपके क्वेश्चंस सेट किए गए। तो अगर आप देखें तो इसमें एक सेगमेंट क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा सोशल ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चौथा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पांचवा एनवायरनमेंट, और छठा करंट अफेयर्स। ये 6 सेगमेंट अगर हम मान लें, और उसमें अगर हम कह रहे हैं आपको कि 55 क्वेश्चन सेट किए गए हैं,
तो 55 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हर सेगमेंट से अगर आप देखेंगे 6 से 7-8 क्वेश्चन कम से कम आप एन एवरेज लेते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 50 के करीब ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, ये तो ट्रेंड एनालिसिस था जिसमें ये तो तय था कि जो है 2 महीने की 1 महीने की जो है तैयारी में खाली रिपोर्ट्स पढ़ के और करंट पढ़ के क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते, और साल भर भी अगर आप सही तरीके से ना पढ़े हो तो आप क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाएंगे। मगर इसमें सब में एक बेहतर काम हुआ है, आयोग ने केवल आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं, नहीं तो ऑप्शन उन्होंने बहुत आसान रखे। अगर आप एक सिंगल ऑप्शन को क्रैक कर लीजिए, इफ यू जस्ट क्लिक द सिंगल ऑप्शन, तो आप बाकी आंसर को क्रैक करने में कैपेबल हैं। तो आयोग ने क्वेश्चन को डाइवर्सिफाइड रखा है, क्वेश्चंस प्रश्नों की विविधता जारी रही है, उसने कई खंडों से क्वेश्चन पूछे, कई सेक्शन कई सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ऑप्शन उतना ही सरल रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने साल भर अच्छे से तैयारी करी है, 2 महीने अच्छे से रिपोर्ट्स वगैरह का अध्ययन किया है, वो अगर 55 क्वेश्चंस आए हैं तो 85% क्वेश्चन क्रैक कर ले गए होंगे, यानी कि कम से कम 42 से 43 क्वेश्चन उनके सही होंगे। 40 से 43-44 क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं और सही बन रहे हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में, तो यकीन मानिए कि आप अच्छी पोजीशन में हैं, यू आर इन अ गुड पोजीशन। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहां से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री माइंस 2020-2021। ये बहुत ही रीसेंट का क्वेश्चन है, इसमें ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ आपका जो है राइट ऑप्शन है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर आपका हो जाएगा डी। अगर हम इसके आगे बढ़े, यहां क्वेश्चन नंबर 5 है टेस्ट सीरीज बी का, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट। अगर किसी ने एनवायरमेंट की जो है सॉल्व क्या अनसॉल्व जो है लगाया है या 10 इयर्स के पेपर्स लगाए हैं, तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। यूकेलिप्टस को हर बार पर्यावरण संकट के रूप में ही बताया गया है। ये कोई भी जो है बहुत हार्ड या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने रिपोर्ट पढ़ा है तो सरल है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन अगर आपने जो है 10 ईयर्स सॉल्व करी है या आपने जो है अच्छे से क्लास में ध्यान दिया है, तो मैंने भी कई बार बताया है कि जो यूकेलिप्टस है वो एक पर्यावरण संकट के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जो है ये जो है काफी मात्रा में जो है क्या है पानी को सोख लेता है। जड़ें इसकी लंबी है, पानी को बड़ी मात्रा में सोख लेता है, तो जहां जहां इस प्लांट को लगाया जाता है वहां वाटर टेबल नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से यूकेलिप्टस को पर्यावरण संकट के रूप में देखा जाता रहा है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी की बात करी गई है। मैंने जब भी आपको बायो एक्युमुलेशन जैविक संचयन और बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने बताया है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो हैवी नेचर के होते हैं, जल्दी डिग्रेड नहीं हो सकते, या जिनका जो है जैविक अपघटन इतनी सरलता से नहीं होता, ये जो है ट्रॉपिक लेवल में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आगे देखें तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व द वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अगर आपने सही मानों में कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ा है, मैगजीन वगैरह से अपडेट है, या सही मानों में आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, तो टेस्ट सीरीज में भी इस तरीके के क्वेश्चन को इंसर्ट किया गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ध्येय की टेस्ट सीरीज में भी इस तरीके के क्वेश्चन इंसर्ट किए गए हैं, और उसमें हरियाली सही ऑप्शन होगा, हरियाली सही ऑप्शन होगा। ये बच्चे का जो है किसी बच्चे का पेपर है, तो इस ऑप्शन पे मत जाइए, जो मैं आपको टिक करा रहा हूं उसको टिक करिए।
क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर देखें तो ये हो सकता है इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह या टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं लगाया हो तो आपको क्वेश्चन ना मिले, आप नहीं क्रैक कर पाए, मगर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया था। गेटिंग द पॉइंट। तो 1986 इसका सही ऑप्शन होगा, 1986 इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, Which one of the following river basin is largest in respect to area? इसमें नर्मदा एंड तापी तो ऑप्शन नहीं होगा, मगर महानदी एंड कावेरी में से आपको डाउट हो सकता है, और कई बच्चों ने इसमें ऑप्शन लगाया होगा कावेरी, मगर सही मानों में जो है जो इसका राइट ऑप्शन है वो है महानदी। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तब जब भी पढ़ाई जाती है, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं नेचुरल गैस का कंपोजिशन भी बताता हूं, और मैं बताता हूं कि 80 से 85% जो कंपोजिशन होता है वो मीथेन का होता है, क्योंकि बेसिकली नेचुरल गैस में पैराफिन पाए जाते हैं। पैराफिन कुछ नहीं एल्केन्स होते हैं, और एल्केन्स में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज मीथेन का होता है। किसका होता है? मीथेन का होता है। उसके बाद हायर एल्केन्स हो जाते हैं, हायर एल्केन्स से ब्यूटेन वगैरह की बात की जाती है, मगर मेन कंस्टिट्यूएंट आपका मीथेन होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। ज्वार उत्पादन के दृष्टिकोण से कौन सा तटीय क्षेत्र है भारत में? तो आप देखेंगे कि जब मैं आपको टाइड्स पढ़ाता हूं, ज्वार पढ़ाता हूं, तो मैंने बताया है कि गुजरात का ओखा जो है कोस्ट है वो टाइडल कोस्ट है। अब इसमें यहां पर गुजरात से रिलेटेड जो कोस्ट है वो खंबात कोस्ट है, तो उसको हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। हमने आपको अक्सर बताया है कि वहां पर 2.7 मीटर की हाइट का जो है टाइड्स आता है। कांडला पोर्ट भी जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि कांडला पोर्ट भी जो है एक तरह का टाइडल पोर्ट है, एक तरह का ज्वारीय बंदरगाह है। तो उस हिसाब से ये खंबात कोस्ट जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे, ये वही क्वेश्चन है जो असर्शन और रीजनिंग का है, जिसमें दिया गया है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पे होते हुए टेम्परेचर उनका अलग अलग पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? एल्टीट्यूड का इफेक्ट है। ये तो बात तो सही है, और क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटने लगता है। तो ए और आर दोनों ट्रू है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ये पॉइंट तो पूरा एज इट इज मैंने लिखाया हुआ है, अगर आप नोट्स देखें तो उसमें एज इट इज मेंशन है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट इस समय मुस्कुरा रहे होंगे कि बात तो सही कह रहे हैं, जैसा लिखा था वैसा ही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैच द कॉलम आया है। मैच द कॉलम में कई दिए हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे दिया है, वर्ल्ड सॉइल डे दिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया है। जब मैं इसको देख रहा था तो मैं खुद घबरा गया। मैंने कहा मैंने तो अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या होता है या वर्ल्ड सॉइल डे क्या होता है, यहाँ तक कि मैं तो इंटरनेशनल टाइगर डे भी नहीं पढ़ाता। तो फिर मैंने देखा कि अगर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो मुझे पता था, अगर मैं भी एग्जाम दे रहा होता तो जो मुझे पता होता वो सिर्फ पता होता कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को बनाया जाता है, यानी कि बी का 4 ऑप्शन। अब बी का जो 4 ऑप्शन है वो केवल यहां पर बैठा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया इज। ये क्वेश्चन आपसे आईएएस में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस में भी पूछा गया है, और इस क्वेश्चन की चर्चा हमने भी करी थी आपसे जब नेशनल सोलर मिशन की हम बात करते हैं। जब आपको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करी जाती है, तो उसमें जब आपसे ये नेशनल सोलर मिशन की बात करी जाती है, उसी में जो है इंडिया का सोलर एनर्जी में क्या प्रोग्रेस है, वो इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये कोचिन इज गोइंग टू बिकम द जो है फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। आगे बात करते हैं, Which of the following mountain ranges are in the Himalayan mountain? अगर आपको चोयू और लोहत्से कभी नाम नहीं भी सुना है, हालांकि लिस्टिंग में रहता है, मैं एक अलग से लिस्टिंग कराता हूं,
जिसमें हम आपको अन्नपूर्णा, महाभारत रेंज हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, चोयू हो गया, लौत्से हो गया, मनासलू हो गया, है ना, मकालू हो गया, इस तरीके के सारी रेंजेस हम आपको करा देते हैं। तो उसमें अगर आप नहीं भी पता है, मान लीजिए नहीं भी पता है, अगर आपको ये पता है कि अन्नामलाई साउथ इंडिया में है, तो आप देखेंगे 3 जहां जहां है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो आंसर बचेगा वो ओनली 1 और 2 है। जब मैंने शुरुआत से ही कहा था कि ऑप्शन इन्होंने बहुत इजी सेट किए हैं, तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, यहां पर अगेन क्वेश्चन नंबर 34 सेट किया है, जिसमें कहा लिमिनेटिक जोन की बात करी जा रही है। लिमिनेटिक जोन एक ओपन सी जोन होता है, जहां 2 तरह के जोन हमने बताए हैं, एक लिटोरल और एक लिमिनेटिक। लिमिनेटिक के बजाय मैं कई बार ओपन सी जोन लिखाता हूं। ओपन सी जोन को ही जो है क्या कहते हैं, लिमिनेटिक जोन कहते हैं। और लिमिनेटिक जोन में जो ऊपर का 200 मीटर का जो डेप्थ है, वहां अच्छी मात्रा में हमें सनलाइट मिलती है। वहां सनलाइट मिलती है तो हमको जो है वहां पर फोटोसिंथेसिस आसानी से हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन्स भी वहां कई मात्रा में यानी कि अबंडेंस में पाए जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन ट्रू है। लिमिनेटिक जोन इज एन ओपन वाटर जोन, ये भी ट्रू है। मेरे हिसाब से ओपन वाटर जोन होने की वजह से जो है फाइटोप्लैंक्टन्स अबंडेंस में ग्रो होंगे, ये कोई रीजनिंग नहीं हुई। तो यहां पर ये बड़ा डाउट बना रहेगा कि जो आयोग है वो ऑप्शन सी को मार्क करता है या ऑप्शन डी को मार्क करता है। क्या बोला मैंने, ऑप्शन सी को मार्क करता है या ऑप्शन डी को मार्क करता है। मगर एक बात तय है कि दोनों ही ट्रू है। और जहां तक है मेरा मानना है कि जो आयोग है वो ऑप्शन डी को मार्क कर सकता है। लेकिन इसमें सी और डी में कंफ्यूजन क्या है बना रहेगा, तो इसमें आप जरूर एस्टेरिक मार्क कर लें। जब आयोग की आए तो उसको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आप इसमें देखेंगे कि सेकंड एस्पेक्ट आपका सही है, क्योंकि भारत 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है वर्ल्ड का। मगर फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6th लार्जेस्ट नहीं, वो 7th लार्जेस्ट है। तो पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मिडिल से गुजरता है, तो ये भी सही है। अब यहां पर आप देखिए तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 आपका ए ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो सही मायने में बताऊं तो ये कई बच्चों के लिए दिक्कत भरा क्वेश्चन रहा होगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कहे हैं, देखे हैं, मैंने बताए हैं कि करने लायक थे। मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत भरा रहा होगा। इसमें एक ऐसी ट्राइब है कुकी, जिसको आप रेगुलर ऑर्डर में पढ़ते हैं। ये बेसिकली मणिपुर की ट्राइब है और इसको पढ़ा जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है, फॉल्स है। और इससे केवल सी और डी ही क्रैक होता है। और ए और बी में जो यानादी है, पालियान है, केरिया है, एग्जैक्टली वो खारिया है कि केरिया है, ठीक है, जो उड़ीसा की ट्राइब है। तो आप देखेंगे कि जो है अगर ये वाकई वो केरिया खारिया वाला है तो वो उड़ीसा है, ये 1 2 हो जाएगा। और जो पालियान है वो तमिलनाडु है। और जिसको ये पता होगा कि यूनादी आंध्र प्रदेश की ट्राइब है, राजस्थान की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4। तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रख सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्या कहा 80 से 85% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन भी कई लोगों के लिए टफ की तरफ रहा होगा, क्योंकि ये तो बच्चे लगा लेंगे टिक, चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चुकुई कमाता शब्द मैं बताता हूँ एटाकामा डेजर्ट में, चिली में, जब मैं बताता हूँ कि ये जो है कॉपर रिच रीजन है, चिली का जो नदन पार्ट है, तो उसमें जो है हम आपको चिकुई कमाता बताते हैं। जिसमें हमने आपको बताया, जब हमने मैप की क्लासेस कराई है, जो हमारे जो है लेक्चर्स में हमने डिलीवर किया है, उसमें साउथ अमेरिका में जब हम चिकुई कमाता बताते हैं कि वो कॉपर रिच रीजन है, तो वो चिली का नदन पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहाँ पर हो सकता है कई बच्चे ये
आप देखेंगे जो है पोर्फिरी शब्द से कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर इसको हटा दें तो ये बात सही है कि जो एंडीज रीजन है नॉर्थ चिली का, वो एनरिच्ड है कॉपर के डिपॉजिट्स में। दोनों ही रीजन ट्रू है, एसरेशन और रीजन दोनों ही ट्रू है। यहाँ पर अभी कथन और कारण दोनों ही सत्य है, मगर ये कहना कि वो कॉपर में रिच है डिपॉजिट है, कॉपर का डिपॉजिट वहां पर बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहां पर जो है चिली जो है कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये कहना थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। मगर आयोग के जो है ट्रेंड को देखते हुए मुझे इसमें भी डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बोथ है ए एंड आर ट्रू बोले और साथ में बोल दे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कहीं पे भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहां पर डिपॉजिट ज्यादा होंगे वहां जो है प्रोड्यूस वो जो है लीडिंग प्रोड्यूसर होगा, तो ये कोई लॉ नहीं है। तो मैं तो इसको यही कहूंगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मगर कई लोगों का, जानकारों का मानना है कि सर देखिएगा आयोग डी ही लगाएगा, तो देखते हैं भाई, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूं। तो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स। तो मैंने आपको पर एसिटिल नाइट्रेट की बात करी है, उसमें मैंने आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी है, प्लस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं हमने बताया है, और नाइट्रस ऑक्साइड हमने आपको बताया है। तो ये तीनों के मिश्रण से हमने आपको बताया है कि पर एसिटिल नाइट्रेट बनता है पैन। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ओजोन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, जिसमें एल्युमिनियम प्लांट इंडस्ट्री और लोकेशन आपको दे रखी है। इसमें बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बस केवल यही ऑप्शन गलत है। तो नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो डी ऑप्शन होगा। ये कोलकाता में है। ये कहाँ है? कोलकाता में। दुधवा नेशनल पार्क की बात करी है। सभी को मालूम है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से इंडस्ट्री की बात करी गई है। आपको मालूम है कि जो ओसाका है वो कॉटन टेक्सटाइल मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। अगर ए का आपको 3 पता है तो ए का 3 आपका यहाँ पर है और कहीं रिपीटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एसडीजी की बात करी है। अगर आप देखेंगे कि एसडीजी में 17 एसडीजी पढ़ाता हूँ, उसमें एक एक एसडीजी बाकी अलग से कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि अगर एसडीजी 13 आपको पता है कि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो अगर बी का 1 देखें तो बी का 1 खाली यहां पर है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? इसके अलावा अगर हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। जाहिर सी बात है, हम ऊन पहनते हैं, ऊन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल, ग्लास बॉटल नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इजी है। आगे देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने लास्ट 2 ईयर्स में मैक्सिमम इंक्रीज रजिस्टर किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें तो यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी होगा, कहीं से भी वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। इजी क्वेश्चन था। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक। हमने आपको हमेशा बताया है, लोकतक लेक। यहाँ पर मालथूस की थ्योरी किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कई लोगों को दिक्कत आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। According to the annual Frontier Report 2022 released by United Nations Environment Program, which Indian city has become the second most noise polluted city of the world? तो दिल्ली के बाद सेकंड मोस्ट है मुरादाबाद। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो आपको याद रहेगा, नहीं रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओजोन डे पूछा गया है सितंबर 16। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, जिसने भी सरल तैयार अपना इजी तैयारी करी है वो अपना आराम से इसको कंप्लीट कर ले जाएगा। यहाँ वाटरफॉल दिया है और उसके बाद लोकेशन पूछी गई है। दूध सागर को देखने के बाद लगा था कि यहाँ ऑप्शन सही होंगे, मगर बाकी के ऑप्शन आप लोग के लिए टफ है। ये बरकाना हो गया, जो है जो है आपका ये खंडाधार हो गया, ये आपका जो है पलानी हो गया। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए कठिन है। फिर भी किसी को आइडिया होगा तो ये पता होगा कि पलानी हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में,
तो डी का ऑप्शन 3 है। और आप देखेंगे डी का एक ही ऑप्शन है 3, और ए से ये क्रैक नहीं होता क्योंकि ए का ऑप्शन गोवा होगा, दूध सागर गोवा में है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास बी में है और डी में है, तो खाली दूध सागर टिक करके ये ऑप्शन नहीं सही होगा। तो पलानी कई काफी लोगों को हो सकता है पता हो हिमाचल प्रदेश में, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा। इको मार्क रिपीटेड क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल जो है पेपर जो आप सॉल्व किए होंगे उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। विद रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये क्वेश्चन मोर और लेस इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसमें जब हम एग्रीकल्चर डील करते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन बताते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को बाईपास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लॉन्च किया। उसके कई रीजन थे, वहाँ छोटे फार्मर थे, पुअर थे, लैंड होल्डिंग साइज जो है बहुत ही स्मॉल थी, उसके बाद प्रोग्रेसिव सोच के नहीं थे, रिफॉर्म्स चाहिए थे, उस रिफॉर्म्स में हो सकता है रिवोल्ट हो सकते थे, लैंड कंसोलिडेशन होना था। ये सारे जो है रिफॉर्म्स के लिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग राजी थे। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ये रीजन काफ़ी डेवलप्ड भी है, और रीजन इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इस हिसाब से बोथ 1 और 2 ऑप्शन होगा। इधर देखते हैं इकोलॉजिकल नीड्स की बात करी गई है, पारिस्थितिकी निकेत की बात करी गई है। तो हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी निकेत में हमेशा उन सभी रेंज ऑफ कंडीशंस को डिटरमाइन किया जाता है जो रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में वो टॉलरेट कर सकता है। बाकी उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये तो पता होगा कि हाँ इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में, उसी को नीचे कहते हैं। और साथ में हर स्पीशीज का नीचे अलग अलग होता है, वो जो है इक्वल आइडेंटिकल नहीं हो सकता। इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ 1 और 2। Which religious group in India has its highest urban population? ये सेंसस का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन जैन है। 80% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर शहरों में रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सी 3 स्टेट्स हैं जो नीति आयोग स्टेट एनर्जी इंडेक्स में टॉप पर हैं, तो गुजरात, केरल और पंजाब होगा। ये अभी मार्च अप्रैल में रिपोर्ट जारी हुई है, उसी में का ये क्वेश्चन है। Which one of the following is not a greenhouse gas? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आर्गन कहीं से भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स which one of the following gas in large quantity? जितने भी जोबियन प्लैनेट्स हैं, जो भी गैसीय ग्रह हैं, वो उसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है। अगर हाइड्रोजन हीलियम नहीं है तो मीथेन और आइस होता है, तो मीथेन का सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे। काराकुम डेजर्ट कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर अगर देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, तो मानस आपका असम में है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है भी, और यहाँ उत्तर प्रदेश दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑप्शन तो गलत है ही है, लेकिन इसी के साथ ही हम एडजस्ट करेंगे। तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या शामिल नहीं है? तो हमने आपको बताया है हमेशा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पिलर पर खड़ा हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कहा गया है कि जो है सस्टेनेबिलिटी को अटेन नहीं किया जा सकता। तो जेंडर इक्वालिटी आप देखेंगे, जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इस तरीके की बात की गई है। क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करी गई है। क्वालिटी एजुकेशन में स्पेशली जो है वुमेन की एजुकेशन की बात करी गई है और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी गई है। तो स्पेस रिसर्च इसमें शामिल नहीं है। रूरल कोलफील्ड की बात करें तो जर्मनी आएगा, हम अक्सर आपको राइन बताते हैं, और वेस्ट जर्मनी का रीजन यहाँ पर आएगा। सीएनजी की बात करें तो मीथेन ऑप्शन होगा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ओशन और डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो पैसिफिक का डीपेस्ट पॉइंट 3 है, मारियाना ट्रेंच। अटलांटिक का 2 है, इंडियन का 1 है, सुंडा ट्रेंच। तो जो बचा वो 4 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अटलांटिक का मैं फिर से कह रहा, पुर्टो रिको ट्रेंच है, डी का 2 हो जाएगा।
और अगर आप 2 ही केवल मार्क कर लेते तो आपका ऑप्शन डी मार्क हो जाता। आगे देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू परमिसिबल नॉइस लेवल मैच लिस्ट 1 एंड 2। मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन कोई कर नहीं पाएगा, मगर ये क्वेश्चन उतना कठिन भी नहीं था जब मैंने ऑप्शन देखे। आप देखें अगर हम इसको सीक्वेंस में रखें तो 50 डेसिबल है, 55 डेसिबल है, 65 डेसिबल है और 70 डेसिबल है। सबसे ज्यादा नॉइज हमेशा इंडस्ट्रियल जोन में होती है और सबसे कम नॉइज हमेशा साइलेंट जोन में होगी। तो अगर आप इंडस्ट्रियल जोन देखें तो इंडस्ट्रियल जोन को आपको 70 मार्क करना होगा, 70 डेसिबल, तो आपको यहाँ सी का 4 हो जाएगा। और अगर आप देखें सी का 4 केवल एक ही जगह है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साइलेंट जोन जो होगा वो बी का 1 हो जाएगा और जो रेजिडेंशियल जोन है वो 2 हो जाएगा और जो कॉमर्शियल एरिया है वो 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको इतने ही ट्रेंड अगर आपने मार्क कर लिया होता कि इंडस्ट्रियल जोन में सबसे ज्यादा नॉइस होगी, साइलेंट जोन में सबसे कम नॉइस होगी, तो 70 डेसिबल और 50 डेसिबल और आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपसे ट्रिकी क्वेश्चन था, आपके आईक्यू को चेक करने के लिए था, नहीं तो ऐसा इतना रेंज कोई नहीं पड़ेगा। इज इट डन? गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है टू मेक द पॉल्यूशन, टू मेक द जो है रिवर पॉल्यूशन फ्री। तो यहाँ पर मेक इट वाटर पॉल्यूशन फ्री, गेटिंग द पॉइंट। हालांकि मुझे डाउट है कि इन्होंने ओनली शब्द क्यों दिया है, लेकिन जितने भी, अब देखिए दो बातें हैं, जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में अलग अलग कदम उठाए गए थे सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या क्लीनिंग के लिए, है ना, तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो भी कदम उठाए गए थे सबका होल सोल ऑब्जेक्टिव यही था कि रिवर को हम पॉल्यूशन फ्री रखेंगे। मगर ओनली शब्द मुझे अभी भी खटक रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पर ऑप्शन ए मार्क किया हुआ है। यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड से संबंधित क्वेश्चन है। सही बात है, ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, साथ में ये आर्क जो है जो कोलिजन है आप देखेंगे तो कन्वर्जेंस के जोन में इसका फॉर्मेशन हुआ है जहां वोल्केनिक डिपोजिशन पाई जाते हैं। तो इसका आंसर भी बोथ 1 एंड 2 होगा। आगे देखते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी गई है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा वर्किंग एज पॉपुलेशन से आता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो एज कैटेगरी है वो 15 से 59 ईयर्स रखी जाती है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ पर ये हिल्स और लोकेशन दी गई है, सही मानों में बताएं तो ये हिल्स बहुत लोकल है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं भी किया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इनको मार्क कर पाना इतना आसान नहीं है, तो इसे मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा। तो यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ, जो चिन रेंज है वो मणिपुर में है। चिन का ऑप्शन सबसे अलग दिख रहा है तो सी का 2 होगा। तो ये IQ अगर आप लगा लें यहाँ, और बटेश्वर हिल्स आप देखें बिहार में है तो ए का 3 भी यहाँ मेंशन है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखें, रिवॉल्यूशन से संबंधित है। मैं सारे एग्री रिवॉल्यूशन कई बार मोस्टली डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल ना करके मैं कई बार जो है, गोल्डन तो खैर हॉर्टिकल्चर और जो है हनी प्रोडक्शन दोनों के लिए है, मगर हनी प्रोडक्शन जब मैं बताता हूँ तो मैं स्वीट रिवॉल्यूशन बताता हूँ, और मैं बताता हूँ कि स्वीट रिवॉल्यूशन को गोल्डन रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो पूरा नहीं तो आधा तो है ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रे रिवॉल्यूशन हमने हमेशा बताया है फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर के कंजम्पशन से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर के यूज से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर की क्रांति से रिलेटेड है, जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है एग्रीकल्चर में। और ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोल से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो येलो रिवॉल्यूशन का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑयल सीड प्रोडक्शन। और सी का 1 देखें तो सी का 1 दो जगह है यहाँ पर, इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम ग्रे रिवॉल्यूशन देखें तो एक बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बी का अगर हम यहाँ पर 4 देखें तो बी का 4 हमें यहाँ दिखता है। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो वो 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, और गोल्डन रेवोल्यूशन जो बचा वो ए का 2 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 इज द राइट ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री? साउथ अमेरिका के मैप पे आप हमारी क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि जो है हमने आपको बताया है कि बोलिविया और पराग्वे दो लैंडलॉक कंट्री होती है साउथ अमेरिका में, उसमें से बोलिविया हम मार्क कर रहे हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो मैंने आपको बताया है कि जो है ये क्वेश्चन मुझे हमेशा से जो है बहुत अखरता है, क्योंकि
कंप्लीट एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से हीटअप हो रहा है। मगर मैंने हमेशा कहा है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो समझ जाना कि ट्रोपोस्फियर की हीटिंग की बात कर रहे हैं, क्षोभमंडल के तापन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन में उसी हिसाब से लगवाएंगे। जो तो ट्रोपोस्फियर है वो बेसिकली बॉटम से टॉप अर्थ सरफेस के थ्रू हीट होता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन होती है वो उसे हीट नहीं करती। जो नेट जो है हीटिंग है वो उसके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है। जो स्थलीय विकिरण, जो पार्थिव विकिरण द्वारा उत्पन्न जो है दीर्घ विकिरण है, उसके द्वारा ये हीटिंग होती है। तो इसलिए ऑप्शन में ए लगा रहा हूँ। Most of the sources of energy we use represent the stored solar energy. Which one of the following is not ultimately derived from sun's energy? कई लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी मार्क किया होगा, मगर जियोथर्मल एनर्जी भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से मैं एस्टेरिक मार्क करता हूँ। ये मैं आयोग पे छोड़ देता हूँ कि वो क्या सही ऑप्शन मार्क करके देता है, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी में तो पूरी तरीके से किसी भी जो है तरह का सोलर एनर्जी का रोल नहीं है। वो बेसिकली अर्थ की इंटरनल एनर्जी से गवर्न हो रहा है, जिसमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की वजह से कई बार गवर्न होता है, या कई बार हमने आपको बताया है कि जो है ये वोल्केनिक जोन में पाया जाता है। इसके लिए हमने आपको जो है अपने नोट्स में कई जो है एग्जाम्पल कोट किए हैं। जैसे हमने उड़ीसा में तत्ता पानी आपको कोट कराया था, हमने बिहार में मुंगेर वगैरह कोट कराया है, हमने आपको हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका जो है, जो मणिकर्णिका कह रहे तो मणिकर्ण जो है, हाँ मणिकर्ण जो है हमने आपको जो है कोट कराया है। तो इस तरीके से जो है ये जो मणिकर्ण है और जो ये आपका तत्ता पानी है, बिहार में मुंगेर है, हमने आपको यहाँ बताया है कि ये भी जो है जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं। और हमने आपको जो है वर्ल्ड लेवल पर ओल्ड फेथफुल गीजर कराया है, जिसमें हमने आपको बताया कि ये भी जियोथर्मल क्या है, सोर्स है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसमें सोलर एनर्जी का कोई रोल नहीं है, और न्यूक्लियर में भी सोलर एनर्जी का रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दो ऑप्शन है, देखते हैं आयोग इसको इसमें से क्या सही करता है, और क्या हो सकता है कि ये क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अगर आपको इतना पता है कि केरल में रबड़ उगता है तो आप सी लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से जूट नहीं हो सकता, उसके लिए जो है हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी तो जो है वहां पर उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता। असम में वीट नहीं उगता, ठीक है, लेकिन हालांकि प्लेन का मैदान है तो उसमें जो है गेहूं वगैरह के जो है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें दिखता है यहाँ पर वो केरल में रबड़ दिखता है, वेस्टर्न घाट से प्लांटेशन क्रॉप होता है। इज इट डन? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, बिल्कुल सही है, ट्रू है। और समर रीजन इसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, ये भी सही है, ऑफशोर विंड्स होती हैं। तो दोनों ही ट्रू हैं, और डी ऑप्शन सही है क्योंकि रीजन एक्सप्रेशन की व्याख्या कर रहा है। इसके बाद अगर हम जल जीवन मिशन की बात देखें तो बहुत क्वेश्चन आए थे जल जीवन मिशन से, और पहले भी आते रहे। 2019 अगस्त में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 होगा। इसके बाद अगर हम डॉल्फिन डे देखें तो अक्टूबर 5 इज द राइट ऑप्शन। इस हिसाब से लगभग ये 55 क्वेश्चन का पूरा सेगमेंट था, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों के 42 और 43 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही है तो मान के चलिए कि आप सही स्थिति में हैं। तो इसी के साथ ही मैं विदा चाहूँगा, तो आज के लिए यहीं विराम। थैंक यू एवरीवन, शबा खैर, धन्यवाद।